जो कल का टॉपिक है वो पहले रिवीजन करेंगे, इसके बाद आज उत्तल दर्पण में बताएंगे। टॉपिक का नाम क्या था? गोलीय दर्पण, यही ना था जी। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध एक एक शब्द जो है वो समझ में आना चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे गोलीय दर्पण कह रहे हैं तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसके एक सतह को, वो आंतरिक सतह हो या बाह्य सतह हो, जब चांदी की कलई कर दी जाती है या जब कलई कर दी जाती है, लाल रंग के आप देखे होंगे शीशा के पीछे लाल रंग का कलई किया गया रहता है ना। तो जब कभी भी अगर एक सतह को कलई कर दिया जाता है तो वो प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, इसे ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब अगर आपको ये याद है कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक सतह को कलई किया जाता है, एक बाह्य सतह को। तो जब आंतरिक सतह को किया जाता है तो वो क्या बनता है? उत्तल, और जब बाह्य सतह को किया जाता है तो क्या बनता है? अवतल। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बाह्य सतह को कलई किया गया है, इसके द्वारा ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया। यानी गोलीय दर्पण में अगर हमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम संबंध किस में ज्ञात कर रहे हैं? अवतल दर्पण में। तो लिख देंगे नंबर 1 अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में अब हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये याद रहेगा तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं पता ही न रहे, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं पता ही न रहे, तो बस छापिएगा और जाइएगा। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। यानी कि हमें कैपिटल एफ और कैपिटल आर में क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में सबसे पहले हम इस दर्पण का अवलोकन करेंगे, दर्पण का निरीक्षण करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्स वाई जो है वो एक दर्पण है, और एक्स वाई दर्पण पर जब एक किरण आपतित होती है बिंदु एम पर, तो वो आपतित होकर के कहाँ जाती है? मुख्य फोकस पर। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण अवतल दर्पण पर जब पड़ती है तो परावर्तित होकर के कहाँ जाती है? मुख्य फोकस पर। और ये मुख्य फोकस पर जाती है, और एक किरण जो वक्रता केंद्र पर आती है तो वो जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। अब इस आधार पर हम देखते क्या है कि ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ से एक लंब n खींच दिया, mn लंब खींच दिया अक्ष x डैश पर, जो ध्रुव P के अत्यंत निकट है। बिंदु P जो है वो दर्पण का क्या है? ध्रुव है। और ये भी बताए थे कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, बताए थे ना। ये सब बेसिक है, अगर ये आपको याद रहेगा तो ये समझ में आएगा। अब आप देखिए जो भी फिगर में अभी बताए हैं वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे। कल के क्लास में ये हम लोग देखे भी थे, है ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक्स वाई एक क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है, एवं मुख्य अक्ष क्या है? एवं मुख्य अक्ष x डैश है। दर्पण की फोकस दूरी PF है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? PF एवं वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या PC है। अब आप देख सकते हो, इससे क्लियर हो गया कि फोकस दूरी PF है और वक्रता त्रिज्या क्या है? PC है। अब हम अगर चित्र से बात करें तो लिख सकते हैं कि चित्र से MN लंब कहाँ खींचा है? XX डैश, MN लंब XX डैश, और XX डैश क्या है? मुख्य अक्ष। किसका मुख्य अक्ष है? गोलीय दर्पण के भाग अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का यह XX डैश क्या है? मुख्य अक्ष है, और इस पर हमने क्या कर दिया? MN लंब खींच दिया, और लिख देंगे कि चूंकि बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत क्या है? बिंदु N
ध्रुव P के अत्यंत निकट है। ये यहीं पर क्लियर कर दिए, अत्यंत निकट है। तो अब देखो चित्र से ही क्या हो जाएगा, एक जगह कोण बन रहा है थीटा, तो दूसरी जगह क्या बन रहा है 2 थीटा। यहाँ से ये परावर्तित किरण जब आपतित किरण जब आई और परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से गुजरी, तो यहाँ थीटा कोण बन रहा है और यहाँ थीटा कोण बन रहा है। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो एकांतर कोण से जब ये 2 थीटा हो जाएगा कुल, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। और ये कोण जब थीटा है तो ये भी एकांतर कोण से कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा और 2 थीटा कैसे हुआ, समझ में आया। तो अब इसके बाद जो है वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज MNF में, किसमें MNF में। तो MNF में क्या हो जाएगा, तो MNF का कोण कितना है 2 थीटा। तो जब कोण 2 थीटा है तो लिखेंगे tan 2 थीटा। अब tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि tan लेंगे तो लंब बटा आधार, और ये लंब दोनों में कॉमन आ जाएगा, थीटा में भी 2 थीटा में भी कैंसिल हो जाएगा। और आधार से ही नहीं मतलब है, क्योंकि PF और PC आधार पर है। तो अब हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो MN बटा में NF, MN और बटा में NF, कोई दिक्कत। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, तो MN बटा में। अब tan थीटा किस में है, tan थीटा त्रिभुज MNC में है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज MNC में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जा करके वीडियो देखना, फिर से देखना, समझ में आएगा क्यों tan थीटा ही ले रहे हैं, क्यों tan थीटा 2 ले रहे हैं 2 थीटा। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब लंब बटा आधार लेंगे तो आधार में NF आ जाएगा और आधार में NC आ जाएगा, और दोनों लंब में क्या आएगा MN आएगा। और जब MN आएगा तो दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, MN MN कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल आधार। तो आधार पर ही तो हमको कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब कि PF और PC के बीच ही तो संबंध बताना है। तात्पर्य यह है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, तो बस वही बच जाएगा। इसी वजह से tan थीटा ले रहे हैं और कोई दूसरा निष्पत्ति नहीं ले रहे हैं। तो अब MNC में क्या हो जाएगा, तो MNC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो MN बटा में NC, तो ये हो जाएगा MN और बटा में NC। tan थीटा बराबर MN बटा में NC है, तो tan थीटा बराबर अगर MN बटा में NC है तो थीटा और 2 थीटा, या लिखेंगे tan थीटा एवं tan 2 थीटा का मान अल्प होने पर, तो अल्प होने पर क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा MN बटा में NF, 2 थीटा बराबर हो जाएगा MN और बटा में NF, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा MN और बटा में NC। इसलिए अब 2 है तो थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं MN और बटा में NC, और ये बराबर तो ऐसे ही ना रहेगा MN और बटा में NF। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब थीटा का मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से अगर हमने ये मान रखा है तो MN और MN क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2/NC और 1/NF। चूंकि N ध्रुव P के अत्यंत क्या है, निकट है, इसलिए NF ना होकर के क्या हो जाएगा PF, NC ना होकर के क्या हो जाएगा PC। तो लिखेंगे कि चूंकि ध्रुव P के अत्यंत निकट कौन है, बिंदु N है, अतः अब NC ना होकर के क्या हो जाएगा PC, और NF ना होकर के क्या हो जाएगा PF। PC को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे, R से, और ये x डैश की तरफ है। तो जब x डैश की तरफ है तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव, निगेटिव होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। और PF आ गया फोकस दूरी, तो PF कहाँ है, x डैश की तरफ, तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव, तो ये भी हो जाएगा -f। अब इसका मान यहाँ रख सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए उपरोक्त पद में, इसलिए उपरोक्त पद में, तो क्या हो जाएगा 2/NC, तो NC के जगह पर -R, 1/NF, NF के जगह पर तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कट गया तो क्या आ गया 2/में R और बराबर 1/में F। तो अब ये क्या हो जाएगा 2F बराबर R, तो F बराबर क्या हो जाएगा R/में 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। लिखेंगे अतः अवतल दर्पण में फोकस दूरी F
वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है, r की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, यही ना प्रूफ करना था। यानी कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अब यहाँ पर एक दो लोग ऐसे हैं जो कल नहीं आए थे, तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बताया गया। रहा ही नहीं जाता है, बताना पड़ता है। तुमको कितना भी बोला जाए कि क्लास मिस मत करो, लेकिन आप जो है वो क्लास मिस ही करोगे, तो छूटेगा तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी ये कल का टॉपिक था, इसको बता दिए, ठीक है। जा करके देख लेना, अगर समझना होगा तो वीडियो देख लेना। अब समय नहीं देंगे लिखने के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उत्तल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में हमें साबित करना है कि F और R के बीच में क्या रिलेशन होता है, समझ में आया। और F और R के बीच में भी रिलेशन वही होगा, F बराबर r/2 ही होगा। तो आज का टॉपिक उत्तल दर्पण में है, इस वजह से आज उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल ये पढ़े हैं ये कल पढ़ाया जा चुका है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में भी लेकर के चले। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। आप इसको वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, जो नहीं देखे थे। अब आज जो है वो उत्तल दर्पण में हम लोग साबित करेंगे कि उत्तल दर्पण में मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, संबंध का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में, ठीक है। तो फिगर पहले बनाएंगे। फिगर तो आप लोग बना ही चुके होंगे, हम फिगर बना लेते हैं ताकि वीडियो में आ जाए। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। उत्तल दर्पण में जो कलई की जाती है वो कहाँ की जाती है, तो दर्पण के आंतरिक सतह पर। और इस दर्पण का जो उभरा हुआ सतह होता है वही परावर्तक सतह होता है, वही प्रकाशीय किरणों को क्या करता है, परावर्तित करता है। और आपतित किरण जब इस पर पड़ती है तो दर्पण के पीछे यह मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसका भी मुख्य अक्ष x डैश होता है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो भी थीटा बनता है, यहाँ पर जो बनता है वो भी थीटा बनता है। तो ये जो बिंदु होता है इसको m माना जाता है, और यहाँ से भी एक लंब खींच देते हैं, और ये लंब क्या होता है कि ध्रुव P के अत्यंत निकट होता है। ये ध्रुव P है और ये n, तो mn लंब खींच दिया गया। इस स्थिति में जो यहाँ पर कोण बनता है वो 2 थीटा होता है। क्या होता है, 2 थीटा। अब देखो यहाँ से ये गया है ना लाइन ऐसे सीधा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये लाइन यहाँ से एकदम बीचों बीच जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये यहाँ से ऐसे बीचों बीच जाएगा। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया थीटा। तो कुल मान कितना हो गया, 2 थीटा। तो जब कुल मान 2 थीटा हो गया तो इस स्थिति में यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और ये देखा जाए तो थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें ये मान मिल गया तो अब हम इसको हल कर देंगे दर्पण का नामकरण करके। ये x हो गया और ये y हो गया। अब जो है वो दूसरा टॉपिक उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो अब देखो उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो फिगर बनाया है उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। एक्स वाई जो है वह क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का जो ध्रुव है वो क्या है, P है। और इसी उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वह क्या है, PF है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, PC है। क्योंकि अभी बताए थे, अभी जस्ट पिछले टॉपिक में बताए थे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे कैपिटल F से सूचित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे किससे सूचित करते हैं, कैपिटल R से सूचित करते हैं। साथ ही साथ ये बताए थे कि जब कभी भी अगर एक दर्पण हो तो उस दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। और दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, x डैश है। इतना बड़ा भी ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना ही x डैश है। अब जो चीज़ बताए हैं वो चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे। सोनम, नींद पूरा हो गया ना, ना कोई बात नहीं, सो जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद है इतना देर से, कह रही हो कि सोए कहाँ है, मेडिटेशन में हो क्या, शक्तियाँ मिल रही हैं, हाँ शक्ति मिल रहा है। देखा जाए लेक्चर चल रहा है और नींद ले रही है, देखा जाए। लिखेंगे कि एक्स वाई एक क्या है,
उत्तल दर्पण है, XY एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है जी, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है और दर्पण की फोकस दूरी, और दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, PF है, एवं दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, PC, एवं दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, PC है। क्लियर है ना, दर्पण का वक्रता केंद्र PC है। और क्या किया गया है, तो ये तो हो गया PF फोकस दूरी, और ये जो PC है वो हो गया वक्रता त्रिज्या। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि ये जो बिंदु M है, तो बिंदु M से MN एक लंब खींचा गया किस पर, X और X डैश पर। तो लिखेंगे इसलिए चित्र से, तो चित्र से क्या होगा, चित्र से होगा MN लंब XX डैश, और XX डैश क्या है, मुख्य अक्ष है। बताओ सेम टू सेम उसी तरह से टॉपिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या रहेगा, वक्रता केंद्र C है, वक्रता त्रिज्या PC है, इसी के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो MN लंब क्या हो जाएगा, XX डैश हो जाएगा। अब देखो XX डैश अगर MN लंब हो गया तो बिंदु N जो है वह ध्रुव के अत्यंत क्या है, निकट है। तो लिखेंगे कि चूंकि बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत क्या है, निकट है, तो जब अत्यंत निकट है तो जरूरत पड़ने पर जो NF आएगा उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, PF, और जब NC आएगा तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, PC। तो बिंदु N जो है वह ध्रुव P के अत्यंत क्या है, निकट है। अब त्रिभुज दो बन रहे हैं, एक बन रहा है MNF और दूसरा बन रहा है MNC। तो चित्र से ही अब इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, चित्र से त्रिभुज MNF में, तो त्रिभुज MNF में क्या होगा, तो त्रिभुज MNF में होगा समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि ये लंब डाला गया है। तो जब लंब डाला गया है तो MNF का जिक्र कर रहे हैं tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो लंब का काम क्या कर रहा है, MN, तो हम लिखेंगे MN। आधार का काम क्या कर रहा है, NF, तो ये आधार का काम कर रहा है NF। tan 2 थीटा बराबर MN बटा में NF। अब दूसरा त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज MNC में, तो अब हम वही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज MNC में। तो त्रिभुज MNC में tan थीटा है ना जी, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब का काम क्या कर रहा है, MN, आधार का काम क्या कर रहा है, NC, तो हो जाएगा MN और बटा में NC। tan थीटा बराबर MN बटा में NC आ गया, tan 2 थीटा बराबर MN बटा में NF आ गया। अब लिखेंगे कि यदि tan थीटा एवं tan 2 थीटा का मान क्या हो, अल्प हो, तो जब अल्प होगा तो क्या होगा, तो इस स्थिति में जो है वो हमें मिलेगा थीटा बराबर MN और बटा में NC, और 2 थीटा बराबर क्या मिलेगा, MN और बटा में NF। अब बताओ 2 थीटा बराबर आ गया MN बटा में NF, और थीटा बराबर आ गया MN बटा में NC। तो सेम टू सेम वही टर्म जो पिछले टॉपिक में था, थीटा का मान हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा के जगह पर MN और बटा में NC, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और ना भी माने तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसी थीटा का मान हम कहाँ रखे हैं, 2 और इंटू थीटा में। लेकिन कई विद्यार्थियों को लगता है कि ये जरूरी है समीकरण मानना, ताकि लिख देंगे बगल में कि समीकरण 1 से मान रखा गया है। तो 2 इंटू MN बाई NC, और ये हो जाएगा MN और बटा में NF। मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 को मानना जरूरी है, अगर नहीं मानेंगे तब भी काम चल जाएगा, नज़दीक है ना, तुरंत पता चल जाएगा कि थीटा के जगह पर ये थीटा का मान रखा गया है। समझ में आ रहा है ना। तो समीकरण माना जाता है जब कुछ पेज पीछे हो, ताकि मान लो कि 2 पेज 3 पेज हल कर रहे हैं और पहले पेज का वैल्यू किस पर रखना है, तीसरे पेज पर रखना है। मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और 2 पेज 3 पेज का है, तो वहाँ पर एक इक्वेशन मान लिया जाता है, ताकि पता चले कि इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू रखा गया है। तो एग्जामिनर जो है वो जब चेक करते हैं तो वो देखेंगे कि कहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है और कौन सा वैल्यू कहाँ पे रखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट रखा गया तो वो इक्वेशन फर्स्ट को ढूंढेंगे,
और इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वही वैल्यू रखा गया है या नहीं रखा गया है। पर यहाँ मानने की ज़रूरत है नहीं है, तो इस चीज़ को बताया ही नहीं जाता है स्टूडेंट्स को कि आखिर इक्वेशन क्यों माना जाता है, और वो हर जगह इक्वेशन मानने लगते हैं। हम भी मान दिए ये इक्वेशन फर्स्ट, जबकि यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है कि थीटा के जगह पर क्या रखा गया, mn बटा में nc रखा गया है। अब ये mn और mn कट जाएगा तो 2 बाई क्या आ गया nc, और यहाँ पर 1 बाई क्या आ जाएगा nf। अब चूंकि पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि बिंदु n जो है वह ध्रुव p के अत्यंत निकट है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु n ध्रुव p के अत्यंत क्या है, निकट है। तो जब यह अत्यंत निकट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि NC जो है वह PC है, NF जो है वह क्या है, PF है। PC मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो हमने कर दिया कैपिटल R, लेकिन ये x की तरफ है, x डैश की तरफ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस PF, यानी ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे किससे सूचित करते हैं, F से। और ये भी x अक्ष की तरफ है, x डैश की तरफ नहीं है, इस वजह से इसको भी क्या लेंगे, प्लस। अब उपरोक्त पद में मान रख देंगे, इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद में क्या होगा, ध्यान देना, 2 बाई NC, तो ये हो जाएगा 2 बाई NC के जगह पर PC, और 1 बाई NF, तो NF के जगह पर PF होगा ना। तो 2 बाई PC के जगह पर क्या रखेंगे R, 1 बाई PF के जगह पर क्या रखेंगे F, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2F इज इक्वल टू R, तो F इज इक्वल टू R बाई 2। अब बताओ, यही ना साबित करना था, और इससे पहले भी बता चुके थे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें उसकी फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। अब हो गया, अब समझ में आया। अब वहां पर एक कॉमा देना हम छोड़ दिए थे, जैसे फोकस दूरी आप फिर लिखते वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, तो समझ में आता। वो कॉमा नहीं दिए थे तो अर्थ का अर्थ बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। तो देखो, फोकस दूरी का मान कह रहे हैं तो F हो गया, और वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, मतलब F बराबर R बटे में 2। केवल कॉमा देना छोड़े थे, इस वजह से अर्थ का अनर्थ निकल रहा था। जल्दी से नोट कीजिए।